बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज LMTCAT सेशन 2020। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ये टॉपिक इससे पहले लास्ट ईयर ही इसको एंट्री टेस्ट में इंक्लूड किया गया है, तो अभी तक इससे कभी कोई MCQ नहीं देखा। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताता है वो यही कि अगर इससे रिलेटेड MCQ पेपर के अंदर आएगा तो बच्चों वो फिर बुनियादी तौर पर कोई लाइन होगी। अब इसमें चंद एक ऐसे कंपैरिजन हैं जो आपके बुक के अंदर टॉपिक में एज इट इज़ दिए हुए हैं, लेकिन कुछ चंद एक ऐसे हैं जिनके हिंट्स किसी और जगह पर हैं। जैसे कूलम्स लॉ के अंदर चंद एक बातें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताई गई हैं जो इस टॉपिक में डायरेक्ट नहीं डिस्कस। तो हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे कंपाइल कर दिए हैं एक ही जगह पर, तो आपने इन्हीं को प्रिपेयर कर लेना और याद रखिएगा कि हर कंपैरिजन ही एक MCQ है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ के ऊपर। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सामने यहाँ लेफ्ट साइड पर मौजूद है, आपकी स्क्रीन में राइट साइड पर होगा कि दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, यानी दोनों की अगर हम शेप देखें फार्मूलाए की तो वो एक जैसी है। दोनों में कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ मास है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। फिर सेकंड के दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव है, यानी वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड में हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, दोनों का वर्क डन फॉर क्लोज पाथ जीरो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फॉर क्लोज पाथ जीरो तो हम चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर बाकायदा प्रूव करते हैं। और यहाँ पर इस बुक के राइटर जो बुनियादी तौर पर मिसेस फौजिया सलीमी, उनकी माननी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि मेरी मान लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करेंगे फॉर अ क्लोज पाथ तो वो भी जीरो ही आएगा। यहाँ प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बच्चों आपको अब बुजुर्गों की बात है, माननी पड़ेगी, लिहाजा मान लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। तीसरा, दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों ही बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। अब ये आपको डायरेक्ट आपके बुक वाले टॉपिक से तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर 21 के अंदर बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस के अंदर इनके चंद एक पॉइंट्स कंपैरिजन वहां किए हुए हैं। तो बच्चों ये वहां पर मौजूद है, ये वहां से फिर कंपाइल किया गया है कि दोनों ही बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। जो इस वक्त हम 4 फोर्सेस ऑफ नेचर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक न्यूक्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है और ग्रेविटेशनल है। वीक न्यूक्लियर को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही अब तो रखा जाता है, तो ये उनमें इंक्लूडेड हैं दोनों ही, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है। उसके बाद दोनों ही लॉन्ग रेंज है, ये भी वही कंपैरिजन में दिया हुआ है। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के अंदर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज यानी ये दूर तक इंटरेक्ट कर सकती हैं, चार्जेस भी दूर तक इंटरेक्ट कर सकते हैं और मैसेज भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कूलम्स लॉ में ये बात लिखी हुई है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दो चार्जेस के दरमियान, वो हमेशा उन दो चार्जेस को, कि दो चार्ज हैं उनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा उस लाइन के ऊपर होगी, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, इस चार्ज की तरफ हो अगर अट्रैक्शन है इस चार्ज के ऊपर, या रिपल्शन है तो वो दूसरी तरफ होगी। यानी हमेशा दो चार्जेस को या दो मैसेज को जो लाइन सेंटर्स जो ज्वाइन करती है दोनों लाइंस के, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा उसके ऊपर आती है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, पॉइंट नंबर 6, वो होगा पॉइंट नंबर 7 कि दोनों फोर्सेस म्यूचुअल हैं। म्यूचुअल फोर्स ये भी कूलम्स लॉ से हमें इसका हिंट मिलता है और फर्स्ट ईयर के अंदर ये हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में मिलता है। म्यूचुअल फोर्स के दो चार्जेस आपस में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक चार्ज Q1 Q2 पर जितनी फोर्स अप्लाई करता है या Q2 Q1 पर अप्लाई करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं। तो इसी तरह जिस तरह दो चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, मैसेज भी इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। बच्चों इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों के वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G और कूलम कांस्टेंट के दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू में डिफरेंस है।
और उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो वैल्यू ऑफ g है वो 10⁻⁻11 में आती है तकरीबन, और जो वैल्यू ऑफ k है वो 10⁻+9 में आती है, यानी -11 से +9 तकरीबन 10⁻+20 का डिफरेंस आ जाता है इनके अंदर। तो g मैंने आपको पहले बताया था, याद होगा शायद आपको कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में, कि g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, k मीडियम डिपेंडेंट है, k इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के कांस्टेंट्स में। और जो अभी मैं बात कर रहा था कि वैल्यू ऑफ g बहुत कम है, वैल्यू ऑफ k बहुत ज्यादा है, वहीं से हमें एक और चीज जो समझ आती है वो कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है। यानी ज़मीन हमेशा, या इस यूनिवर्स का कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में तो नहीं आया था, लेकिन ये गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है कि अगर किसी मेटल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मेटल्स उसके इफेक्ट को अंदर ट्रांसपोर्ट होने नहीं देती, इसको शील्ड कहते हैं। बच्चों जैसे बचपन में खेलते हुए कभी आपने खेली हो, जहाज की गेम खेला करते थे और उसके गिर्द एक शील्ड आ जाती थी तो फिर दूसरे दुश्मनों के फायर का इफेक्ट नहीं हुआ करता था। तो इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को अगर मेटल बॉक्सेस के अंदर पैक कर दिया जाए तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता। ये आपकी बुक में एक साइड इंफॉर्मेशन भी है कि जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से बचाने के लिए शील्ड किया जाता है, उन्हें मेटल बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आप चले जाएं और ग्रेविटी आपको इंटरैक्ट ना करे। सो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है। आखिरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी पॉइंट पर, क्योंकि हमें पता है किसी चार्ज से अगर हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, तो किसी पॉइंट पर अगर आप उसकी इंटेंसिटी बताना चाहते हैं तो वो वेक्टर E, कैपिटल E उससे रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों ये ली जाती है G, स्मॉल g, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये स्मॉल g से ली जाती है, यानी फोर्स पर यूनिट मास G इक्वल होगा F/m। याद रखिए वो F/q है, ये F/m है, क्योंकि वो चार्ज के लिए है, ये मास के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसी तरीके से फोर्स की या फील्ड की इंटेंसिटी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ द टू फोर्सेस जो हमने देखा है, उसके बाद हम अब इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर के आपके सिलेबस में कंप्लीट नहीं है शुरू से लेकर आखिर तक, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, बल्कि 2 टॉपिक हैं। आपने सिर्फ 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। इसमें इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन और लास्ट में जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, याद रखिएगा वो आपने इंक्लूड नहीं करना। और इंशाल्लाह देखिएगा इन 2 टॉपिक्स में से हर साल हम देख रहे हैं कि एक MCQ ज़रूर होता है, तो बड़ा ध्यान से आपने इसको देखना है, प्रिपेयर करना है। याद रखिएगा कि इस चैप्टर में बुनियादी तौर पे कैपेसिटर का इफ़ेक्ट DC बैटरी के साथ, ये जो आपको सोर्स नज़र आ रही है ये DC सोर्स के साथ है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। किसी और शेप के भी कैपेसिटर होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इवन मैं उनका नहीं जिक्र करना चाह रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टू द पॉइंट MD-CAT में स्टडी करते हैं बच्चों, ये उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देता है। तो हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आपको ये 2 पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं, विच आर कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स। एक सोर्स के साथ हमने इनको कनेक्ट किया। सोर्स क्या करता है
पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सर्किट के थ्रू मूव करते हुए बैटरी से पास होते हुए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं, और बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को जब दूसरी साइड पर डिपॉजिट करवाती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी साइड की जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ पर जब चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देता है। अगर बैटरी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बैटरी का नेगेटिव ऊपर पुश कर रहा होता है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो इसको नीचे रिपेल कर रहा होता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जिस वक्त ये होगा कि यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएं कि वो इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना पोटेंशियल डेवलप कर लें कि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के इक्वल हो जाए, इसके बाद मज़ीद ये बैटरी इससे ज़्यादा चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकती इस कैपेसिटर पर। याद रखिएगा, मे बी ये कैपेसिटर इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन ये बैटरी इतना ही डिपॉजिट करवा सकती है जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कैपेसिटर की प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जो इसकी प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड थी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इसको आपने एमसीक्यू के तौर पर भी प्रिपेयर करना है कि करंट जो फ्लो करता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, वो सिर्फ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में होता है, अदरवाइज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान करंट पास नहीं करता। यानी अगर आप डीसी सोर्स के साथ किसी कैपेसिटर को यूज करते हैं तो याद रखिएगा ये सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एप्लीकेशन में ही यूज हो सकता है। यानी आप डीसी बैटरी के साथ कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, करंट फ्लो नहीं करवा सकते। डीसी बैटरी के साथ कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो इन्फिनिट रहती है। सो डीसी बैटरी अगर प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है तो करंट इतनी देर के लिए पास करेगा जितनी देर कैपेसिटर चार्ज होता है। अब जो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, यानी उसकी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, जो कि कैपेसिटर होता है कि इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द चार्ज और इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बुनियादी तौर पे कैपेसिटेंस को डिफाइन किया जाता है Q/V, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। यूनिट क्योंकि ये फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसी के नेम पर इसकी यूनिट फैराड यूज़ की जाती है, Q/V। बच्चों यहाँ पर इस रिलेशन से रिलेटेड आपको बोर्ड के सेंट्रल पार्ट में, ये जो सेंट्रल पार्ट इसमें एमसीक्यूज मैंने राइट डाउन किए हैं, तो यहाँ पर आपको ये पहला जो सर्कल नजर आएगा, तो ये एमसीक्यू यहाँ पे मैंने उसको राइट डाउन किया है कि यहाँ आप ज़हन में रखिएगा कि एक प्लेट का चार्ज यहाँ यूज़ किया जाता है। यानी एक प्लेट पर पॉजिटिव Q है, दूसरी पे माइनस Q है, तो किसी एक प्लेट का चार्ज इधर यूज़ होता है। सपोज आपको कह देता है कि इफ स्टोर्ड चार्ज इज 2Q विद अ बैटरी पोटेंशियल V, कि अगर चार्ज 2Q है और बैटरी का पोटेंशियल जिससे आपने चार्ज स्टोर करवाया वो V है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी। तो बच्चों ये ज़हन में रखिएगा, आपने यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन बच्चे को क्योंकि होता है कि Q/V है तो बच्चा यही यूज़ कर लेता है, लेकिन बच्चों अगर चार्ज उसने 2Q कहा है और पोटेंशियल V कहा है तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो कैपेसिटेंस बनेगी पहले MCQ के अंदर वो बच्चों कितनी बन जाएगी, वो Q की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, 2Q/V के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद बच्चों बड़ा ही एक और टेक्निकल MCQ कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपने पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया है, अगर आप इसको बढ़ा दें तो इससे कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। आमतौर पर जो बच्चे फिजिक्स को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पे वो फंसते हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम होता है। अब वो यहाँ पर देखते हैं कि जी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है ये तो इन्वर्स है, तो अगर पोटेंशियल को डबल किया है तो कैपेसिटेंस हाफ रह जाएगी। याद रखिएगा बहुत बड़ी मिस्टेक है।
बेसिकली आपको पता होगा इसको सॉल्व करने के लिए ये हिंट होगा कि जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का डबल किया है, यानी अगर आपने ऐसी बैटरी यूज की है जिसका पोटेंशियल V नहीं 2V है, तो ज़हन में रखिएगा कि वो कैपेसिटर फिर Q चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल है V के। अगर आपने पोटेंशियल को डबल किया है तो बच्चों फिर चार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज भी डबल हो जाएगा, यानी चार्ज डबल होगा, पोटेंशियल भी डबल होगा, तो 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। याद रखिएगा कैपेसिटेंस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको एक कंक्लूजन के तौर पर याद रखिएगा कि बैटरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पर, उसकी कैपेसिटेंस पर सोर्स से कोई इफेक्ट नहीं होता। सोर्स चाहे आप छोटी लगाएं, सोर्स चाहे आप बड़ी लगाएं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर इफेक्ट होता किससे है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, जिसको कैपेसिटेंस कहा जाता है, वो डिपेंड किस पे करती है। वो बच्चों फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू ज्यादा होते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब आपने सारा नहीं करना, सिर्फ जो आपको बोर्ड पर मैथमेटिकल रिलेशंस नजर आ रहे हैं बच्चों, इन्हीं को प्रिपेयर करना है। इसका एमसीक्यू नॉर्मली कंसेप्चुअल नहीं आ रहा, वो हम देख रहे हैं कि वो मैथमेटिकल होता है, तो आपने उसी को फोकस करना है। एक ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको आपने अच्छे से देख लेना है, प्रिपेयर करना है। इसके बाद Q/V आपको पता है यहाँ से किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, ये एक रिलेशन है। एरिया एप्सिलॉन और डी, यानी किसी भी पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती है वो सोर्स पर नहीं, उन प्लेट्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, एप्सिलॉन नॉट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और डी जो सेपरेशन होती है दो प्लेट्स के दरमियान, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी आप यहाँ सोर्स जितनी मर्जी बड़ी छोटी करते चले जाएं, अगर ये प्लेट्स और ये सेपरेशन यही रहती है तो इससे कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कैपेसिटेंस इन प्लेट्स के लिए और इसी डिस्टेंस के ऊपर इतनी रहेगी। अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हैं या प्लेट्स का साइज कम ज्यादा करते हैं तो इससे कैपेसिटेंस इफेक्ट होती है, सोर्स से कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बच्चों आपको इस मैथमेटिकल रिलेशन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू नंबर 3, 4, 5, 6 यहां पर नजर आएंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सेकंड एमसीक्यू यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है। तो थर्ड एमसीक्यू देखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स इज डबल द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। ये मैं ऑलरेडी अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे, इससे चार्ज भी डबल हो जाएगा और कैपेसिटेंस पर इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ एरिया इज डबल्ड ओनली, अगर इस रिलेशन में हम देखें कि इन प्लेट्स का एरिया डबल कर दिया जाए तो याद रखिएगा एरिया डबल करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी फैक्टर अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो एरिया डबल करने से कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो बच्चों ये ख्याल कीजिएगा कि जब आप यहाँ डिस्टेंस को हाफ करेंगे, यानी ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय 2, तो 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाता है 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो एक कैपेसिटेंस पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देख ले हाफ लाजमी नहीं, अगर डबल कर देता है, डबल करता है तो इन्वर्स है, डबल करने से ये कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। इसके बाद बच्चों फिर जो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर दोनों कंडीशन कह देता है, और ये पेपर में आ चुका है। एमसीक्यू नंबर 6 जो है ये बच्चों पेपर का एमसीक्यू है कि अगर दोनों कंडीशंस हो कि एरिया डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए। तो अभी हमने देखा था एरिया डबल करने से कैपेसिटेंस डबल होती है, डिस्टेंस हाफ करने से भी डबल होती है। तो टोटल इफेक्ट क्या होगा, टोटल इफेक्ट ये होगा कि डबल 1 से और डबल 1 से तो 4 टाइम कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज वो 4 गुना बढ़ जाएगी, वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है कैपेसिटर का, वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करते हैं, बुनियादी तौर पे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और ये होती क्या है, ये बुनियादी तौर पे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है
ये होती है। तो ये भी एक एमसीक्यू के तौर पर याद रखिएगा, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होती है और वो स्टोर किस तरह हो रही होती है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है और एनर्जी स्टोर करता है तो वो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी नहीं होती। कैपेसिटर जब शुरू में चार्ज होना शुरू होता है उस वक़्त प्लेट्स पर कोई चार्ज जब नहीं होता तो याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ज़ीरो होता है। तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है 0 वोल्ट से और फिर इंक्रीज करता चला जाता है, कहाँ तक, इंक्रीज करते करते ये पोटेंशियल आ जाता है बैटरी के पोटेंशियल तक। तो जितनी देर कैपेसिटर चार्ज होता है प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, पोटेंशियल वेरिएबल रहता है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल में भी कि जो वर्क डन होता है ये Q डेल्टा V के इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होता है इसलिए एवरेज पोटेंशियल यूज़ करते हैं। वो आपको बुक से मिल जाएगा कि स्टार्ट में 0 है और V तक जाता है तो एवरेज क्या बन जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 यानी 0 प्लस V बाई 2। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है 1/2 Q V। बच्चों इस सेकंड इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट हम एक एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स इज डबल्ड देन हाउ वुड दिस इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी होगी, कि अगर पोटेंशियल को डबल कर दें। अब बच्चा देखता है ये केड़ा काम है, ये बड़ा सीधा सीधा सा है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। लेकिन बच्चों इसके लिए एक शर्त है कि फिजिक्स में जब आप दो क्वांटिटीज के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे होते हैं तो बाकी सारी बरादरी का कांस्टेंट रहना शर्त होता है, यानी उस इक्वेशन में जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनका कांस्टेंट होना शर्त है। तो जब आप पोटेंशियल को डबल करते हैं तो अभी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो क्या चार्ज कांस्टेंट रहता है? वो आपको पता है कि पोटेंशियल डबल करने से चार्ज डबल होता है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन लेकर अगर बच्चा इसका आंसर करता है तो याद रखिएगा वो गलत कर देगा कि पोटेंशियल डबल करने से वो लिख देता है कि जी स्टोर्ड एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा 4 टाइम। फिर बता दूं 4 टाइम कैसे, क्योंकि पोटेंशियल भी डबल हुआ है, चार्ज भी डबल हुआ है। जब आप Q को भी डबल करेंगे, पोटेंशियल को भी डबल करेंगे तो ये टोटल स्टोर्ड एनर्जी पहले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये। और अगर चले इसको देख छोड़कर इसको फर्दर 1-2 स्टेप सॉल्व कर लें कि Q की जगह CV सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो आपकी बुक के अंदर जैसे इक्वेशन बनी हुई है, यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है 1/2 CV स्क्वायर। अब देखिए यानी पोटेंशियल का ये रिलेशन यूज करने के बजाय इक्वेशन नंबर 2 यूज करने के बजाय इक्वेशन नंबर 3 ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा बेटर है। उसकी वजह इसमें जो C यूज हो रहा है दैट कुड बी यूज एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब आपके सामने क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी पोटेंशियल के साथ देखिए क्या बनेगी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल के स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल। अब आपके पास स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल है ना, नाउ यू कैन ट्रीट C एज अ कांस्टेंट बिकॉज C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब आपने बैटरी को डबल किया है, ना आपने प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया, ना डिस्टेंस चेंज किया, तो डू रिमेंबर वन थिंग कि कैपेसिटेंस इफेक्ट ही नहीं हुई, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहां पर आपने वैल्यू इस रिलेशन को बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि C कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट। तो अब अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी पोटेंशियल के साथ क्या है, डबल है। तो क्या होगा कि पोटेंशियल को स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अगर आप पोटेंशियल को
डबल करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वहां से भी जो आंसर आता था 4 टाइम है, यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 टाइम ही आएगा। याद रखिएगा, वो रिलेशन मत सोचिएगा कि गलत है, वो भी ठीक है, बस इसमें कंसेप्चुअली बात समझने की होती है कि Q एज अ कांस्टेंट नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप पोटेंशियल को डबल करते हैं तो स्टोर्ड चार्ज भी डबल हो जाता है। इसके बाद मजीद आपके सामने एक और रिलेशन है, ये आपकी बुक में नहीं यूज हुआ। ये अगर आप यहाँ पर v को q/c पुट करते हैं तो रिलेशन आ जाता है 1/2 q²/c। और इससे मुतालिक MCQ नंबर 8 अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टोर्ड चार्ज इज डबल्ड। अगर स्टोर्ड चार्ज डबल हो जाता है बच्चों, वही बात है, अगर इक्वेशन 2 से निकालेंगे तो बच्चों आप गलत कर बैठेंगे यहाँ पर। तो आपने क्योंकि चार्ज डबल करने के लिए पोटेंशियल डबल करना होता है, सो ये प्रोपोर्शनैलिटी काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ v कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन वही बात है, c क्योंकि कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ काम कर जाएगी। तो चार्ज डबल करने से स्टोर्ड एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। बच्चों ये बड़ा डॉजिंग है। एक रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3 और रिलेशन नंबर 4। प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो प्रोपोर्शनैलिटी 3 और 4 से कीजिएगा, क्योंकि C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अगर किसी बच्चे ने इक्वेशन 2 से प्रोपोर्शनैलिटी के MCQ सॉल्व किए तो याद रखिएगा उसके लिए बहुत ज्यादा फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। बच्चों इसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट है उस पर कभी क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं उसको हल्का सा एक टच दे देता हूं कि अगर हम प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बन जाती है न्यू कैपेसिटेंस। और ये अब आपको नजर आ रहा होगा, ये रिलेटिव टाइम्स पहले से बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जितना रिलेटिव परमिटिविटी होगी यानी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मीडियम का जो आपने बीच में इंसर्ट करना है, उतने टाइम्स ही कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज पहले से ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 आपको नजर आ रही है, ये एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और ये मीडियम आपको नजर आ रहा है कि जब फ्री स्पेस होगी प्लेट्स के दरमियान। और नीचे अगर आप इसको मजीद करना चाहें एक स्टेप, जैसे आपकी बुक में सॉल्व है, अगर आप इसको एप्सिलॉन और के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टोर्ड एनर्जी आ जाती है डाइलेक्ट्रिक के साथ। वो मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक के साथ करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, देख जरूर लीजिएगा, लेकिन ज्यादा फोकस आपने उन चीजों के ऊपर करना है जो मैं अपने लेक्चर के बीच में स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। बच्चों एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में जितना भी कैपेसिटर डिस्कस किया है लास्ट टॉपिक को छोड़कर, बच्चों ये डिस्कस किया गया है, यानी जो इफेक्ट डिस्कस किए गए हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ती है कम होती है, वो ये किए गए हैं कि एक बार कैपेसिटर चार्ज करके बैटरी हटा दी गई है। यानी बैटरी अगर हटा दें तो फिर आपके पास जो इफेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए गए। फॉर एग्जांपल आपने कैपेसिटर चार्ज किया, बैटरी रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक रख दिया, या आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था उसको पर निकाल दिया। तो याद रखिएगा कि बैटरी की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन इतना डिटेल में ये कभी MCQ की तरफ नहीं गया कि बैटरी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ अब ज़हन में रखनी है, ये याद रखिएगा कि आपकी बुक में जितना भी कैपेसिटर को डिस्कस किया गया है, यानी जितने भी इफेक्ट डिस्कस किए गए हैं, आमतौर पर वो किए गए हैं किस तरीके से बैटरी को हटाकर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक MCQ अब आपके सामने लास्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर हम ये बात करें कि प्लेट्स की सेपरेशन इंक्रीज करना शुरू कर दें तो इससे कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। अब आप यहां से फौरन देखेंगे कि जी मीडियम नहीं चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है, D है। अब आपने सीधा आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि जी D बढ़ रहा है तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने प्लेट्स के साथ बैटरी अटैच की, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, बैटरी रिमूव कर दी, हटा दी,
कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की हुई है, अब आप प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर दें, इससे एनर्जी पे क्या इफेक्ट होना, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना क्रिएट हो सकती है। इट मींस जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कर ली थी वो वही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी अब। हाँ, अगर आप बैटरी लगी रहने देते हैं तो याद रखिएगा फिर क्या होता जाएगा, फिर एनर्जी स्टोर्ड, अगर कैपेसिटर मजीद चार्ज जब ट्रांसफर करेगा तो और ज्यादा बर्डन होगा, फिर स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपकी बुक में जितना भी कैपेसिटर को डिस्कस किया गया है ये किया गया है बैटरी हटाकर। थैंक यू बच्चों।